बॉन्डिंग क्योंकि एक रीजनिंग टॉपिक है ना, तो इसमें रीजंस को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, मेरे लिए चैलेंज ये है कि ज्यादातर बच्चे आप में से ऐसे हो जिन्होंने बॉन्डिंग ऑलरेडी अपने स्कूल्स में, या अगर आप कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे थे और अब यहाँ आए हो, जो भी रीजन था, तो आप सब ने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है। तो मेरे लिए आसान और मुश्किल दोनों है। आसानी ये है कि आप जल्दी शायद अंडरस्टैंड कर लो, मुश्किल ये है कि आई नीड टू मेक श्योर कि आप कुछ नया सीखो, आई नीड टू मेक श्योर कि आपको बेटर कंसेप्ट हासिल हो, ताकि आप में और कॉन्फिडेंस पैदा हो बॉन्डिंग को लेकर। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। मेरे बच्चे, सवाल यहां सबसे पहला आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, उस केमिकल बॉन्ड को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड से पहले वर्ड बॉन्ड क्या होता है। देखो, बॉन्ड का वर्ड हम इंग्लिश में भी तो बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? कौन सा नाम? बरीरा। बरीरा और हुदा, हम लेट से कहें बरीरा और हुदा में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखना चाहते हैं। या जब मैं कहूंगा कि सोबिया और सिमरा में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसका क्या मतलब होगा? दोनों एक दूसरे के मुंह पे थूकना भी नहीं चाहते। भाई, जब ये बोला जाता है, हम कॉमनली बोलते हैं कि जन्नत और मुश्किल नाम वाली बच्ची में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसका क्या मतलब होता है? कि दे आर वेरी क्लोज, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे आर कंपैटिबल विद, यही मतलब होता है ना। अट्रैक्शन और क्लोजनेस के मतलब होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, ना कि ये कि वो दोनों एक दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहते, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को जहां मिलेंगे कत्ल कर देंगे, ये मतलब नहीं होता। रिपल्शन मतलब नहीं होता, अट्रैक्शन मतलब होता है। ये सॉन्ग, तो मेरे बच्चे, बॉन्ड, bond is a word that gives you the background of closeness, attraction, understanding, compatibilities, blah blah blah। ठीक है जी, अब मेरे बच्चे समझिएगा, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा? केमिकल बॉन्ड, अच्छा सुनिएगा, थोड़ा सा मैं अलग करने वाला हूं, क्योंकि आपने अगर आगे ए लेवल्स पढ़ना है तो ये फाउंडेशन बनना जरूरी है आपकी, कि मेरे बच्चे, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अभी मैंने कहा अंग्रेजी में भी जब हम कहते हैं दो लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब अट्रैक्शन होता है, क्लोजनेस होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, ना कि नफरत और ना कि जलालत, ना कि दुश्मनी। तो बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो, बोलो बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके दरमियान? मेरा बच्चा, केमिकल बॉन्ड है तो किसके दरमियान होगा? तुम्हारी आंखों में कोई और क्यों नजर आ रहा है मुझे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसके दरमियान होगा? जाहिर है, बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा सा और भी एड ऑन करूंगा, सुनते जाना। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट, बॉन्ड क्या है? इट इज द फोर्स, बॉन्ड इज फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड ऑलवेज गिव्स यू द आइडिया ऑफ अट्रैक्शन। सर, किसके दरमियान अट्रैक्शन? तो मेरे बच्चे बच्चे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, विच बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। अच्छा, अब आगे बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं बेटा। बेटा बातें नहीं करो, मुझसे बात करो, वरना आपस में नहीं करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स के दरमियान पैदा होती है। अब मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूं उसमें बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह की हो सकती है, जरा समझना कंटिन्यूटी में। हमने कहा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके दरमियान? बिटवीन टू और मोर देन टू एटम। अभी लिखवाऊंगा चंदा, लिखवाऊंगा अभी। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। अब सुनिएगा अगला पार्ट, दैट कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड। चलो मैं आसान एग्जांपल बताकर फिर इस जुमले पर वापस आता हूं, कि देखो दो लोगों में, फिर वही आगे एग्जांपल, दो लोगों में अट्रैक्शन पैदा हो गई। मान लीजिए दो ऑपोजिट जेंडर्स में अट्रैक्शन पैदा हो गई। अब जब इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है, मैसेज पर हाय हेलो से बात शुरू होती है, अल्टीमेटली इस अट्रैक्शन के दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। या तो दे विल बी टुगेदर इन द फ्यूचर, दे विल बिकम, दो जिस्म एक जान, है ना? या फिर उनका बाप या उनकी माँ या उस लड़की का बाप या लड़की की माँ दरमियान में आएगी। अब वो चाहेंगे तो कि वो किसी तरह एक हो जाए, लेकिन उनको एक होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हमारी सोसाइटी में भी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल बेटा, यही कंसेप्ट बॉन्ड्स में भी अप्लाई होता है, कि बॉन्ड में जब दो एटम्स के दर, अच्छा मुझे कोई चैट में ना फजूल कमेंट नहीं चाहिए, एग्जाम्पल मैंने कहा था, एग्जाम्पल की तरह रखना, ठीक है? तो मेरे बच्चे, बॉन्ड भी इट्स अ फोर्स ऑफ, बोलो, अट्रैक्शन, विच कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो या तो इतनी मजबूत होती है कि वो एटम्स को बाइंड कर देती है एक साथ,
इस तरह बाइंड करती है। जो मैंने जुमला बोला ना, दो जिस्म एक जान, सुनने में तो आपको लगा सर बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, नहीं भाई। दो जिस्म एक जान का मतलब केमिस्ट्री में क्या है कि वो एटम इस तरह बाइंड होते हैं कि अब उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, लेकिन अब जब वो बाइंड हो गए तो दे शो न्यू प्रॉपर्टीज, दे शो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पहले से डिफरेंट है। नाउ दे आर अ सिंगल यूनिट। अब वो अलग अलग बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि वो एक अलग यूनिट का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, व्हाट इज बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms which either bind or टेंड टू बाइंड एटम टुगेदर। यानी या तो बाइंड कर देगी, या अगर हो सकता है कि बहुत ज्यादा मजबूत फोर्स नहीं है तो बाइंड करने की कोशिश करेगी, बाइंड करीब लाने की कोशिश करेगी, कुर्बतें पैदा करने की कोशिश करेगी, नजदीकियां लाने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद उसमें मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो पाएगी। बात समझ आ रही है? ये बॉन्ड का वो डेफिनेशन है जो जहां से बॉन्ड की सारी कैटेगरी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी कि इट इज द फोर्स, बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ। हमारे बच्चों को ये लगता है कि जिस डेफिनेशन में बॉन्ड आ रहा हो वही बॉन्ड है बस। जैसे आयोनिक बॉन्ड है, बॉन्ड है, फला कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड है, आगे जाकर कोई और वर्ड जिसमें बॉन्ड ना आ रहा हो वो समझते नहीं, पता सर ये बॉन्ड कैसे। तो आपको इसलिए डे वन पे क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहा जा सकता है। और ये कौन सी अट्रैक्शन है? जो एटम्स के दरमियान पैदा होगी। जब ये पैदा होगी तो क्या कर सकती है? या तो ये एटम्स को बाइंड कर देगी, या बाइंड करने की कोशिश करेगी, कनेक्ट कर देगी, लिंक कर देगी। भाई चाय तो ले आओ यार। लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which bind or tend to bind atoms together in a molecule or a compound. बेटा फिजिक्स में हम फोर्स को फोर्स ही कह रहे होते हैं, केमिस्ट्री में हम बॉन्ड कह रहे होते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के नजरिए से देखेंगे, यस इट इज बॉन्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड और टेंड टू बाइंड एटम्स टुगेदर इन अ। अच्छा मेरे साथ याद करना है, बहुत बेसिक चैप्टर है, तो ऐसा नहीं हो कि आप पीछे छूट जाओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड और टेंड टू बाइंड, इससे क्या पता चल रहा है बेटा? आपका नाम मुझे याद नहीं हो पाएगा जब तक, नहीं तो मैं यही बोलता रहूंगा, जी मुश्किल नाम वाली बच्ची। क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड की जो फोर्सेज हैं वो कितनी कैटेगरीज की होंगी? इस डेफिनेशन से कुछ अंदाजा हो रहा है? विच कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड, क्या अंदाजा हो रहा है? कितनी कैटेगरीज निकलती हुई नजर आ रही हैं? दो। कितनी कैटेगरी निकलती हुई नजर आ रही है? ये बेटा तो यही रियलिटी है कि बॉन्डिंग जो, या बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरे बच्चे, क्या कहा मैंने? एज पर द डेफिनेशन इफ यू सी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड। तो इसका मतलब आपको अगर इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर कर लें तो बात समझ में आती होगी फौरन आराम से कि बेटा बॉन्ड्स आर प्राइमरीली, और बॉन्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक वो फोर्सेस होंगी जो वो एटम्स को कंप्लीटली बाइंड कर देंगी, उनको दो जिस्म एक जान बना देंगी। और दूसरी वो फोर्सेस होंगी जो बाइंड करने की कोशिश तो करेंगी, उनमें ताल्लुक तो पैदा करेंगी, लोग अफसाने तो बताएंगे, लोग कहानियां तो बताएंगे, किस्से तो बताएंगे कि फला का फला के साथ चला था चक्कर, लेकिन वो बाइंड नहीं हो सके। जैसे आज हम बात करते हैं ना, हीर रांझा की बात कर रहे हैं ना, सिस्सी पन्नू और शीरी फरात की बातें कर रहे हैं, मिल तो वो नहीं पाए। तो बिल्कुल इसी तरह से बॉन्ड में भी दूसरी कौन सी फोर्स है जो कि अट्रैक्शन बनती है लेकिन वो बाइंड नहीं कर पाती। तो बेटा दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। नंबर वन प्राइमरी बॉन्ड्स, एंड नंबर टू, बोलो भाई, सेकेंडरी बॉन्ड्स। नंबर वन प्राइमरी बॉन्ड्स, नंबर टू सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? ये वो बॉन्ड्स होते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों पार्टिसिपेट करते जाना, ये वो बॉन्ड्स होते हैं, ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो इतनी मजबूत होती हैं कि वो एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके उनको एक यूनिट बना देती है। जैसे सोडियम क्लोरीन से बाइंड होकर क्या बन गया? NaCl। अब ना सोडियम ही रहा ना क्लोरीन ही रहा, ना सोडियम की प्रॉपर्टी बाकी रही ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी बाकी रही, अब सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? तो एक वो फोर्स है जो दो एटम्स को इस तरह बाइंड कर देगी कि वो अब एक यूनिट बन जाएंगे। ये कौन सी फोर्सेज है बेटा? प्राइमरी बॉन्ड्स है। कौन से फोर्सेज है? प्राइमरी बॉन्ड्स है बेटा, प्राइमरी। तो मेरे बच्चे प्राइमरी बॉन्ड टोटल चार तरह के होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड टोटल चार तरह के होते हैं। आपने क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा,
टोटल प्राइमरी बॉन्ड केमिस्ट्री में 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 2 3 करके लिखिएगा। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डेटिव बॉन्ड, और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में टोटल 4 तरह के प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, यानी वो बॉन्ड जो एटम को एक यूनिट बना दें, एटम्स को इस तरह जोड़ डालें कि वो एक यूनिट की तरह बिहेव करें। तो मेरे बच्चे ये 4 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, डेटिव एंड मेटालिक बॉन्ड। अब आपके सिलेबस में डेटिव बॉन्ड की कोई डिस्कशन नहीं है, जिंदगी में कभी आगे आएगा तो देख लेना। तो इस चैप्टर में हमें हमें प्राइमरी बॉन्ड्स की कैटेगरी से, इस चैप्टर में हमें प्राइमरी बॉन्ड्स की कैटेगरी से 3 बॉन्ड्स पढ़ने, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। लेआउट समझ में आ रहा है चैप्टर का? देखो ये चैप्टर अभी जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे थे ना, वो काफी कम थ्योरी वाले चैप्टर थे, इसमें काफी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएगी। तो लेआउट ऑफ द चैप्टर मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। तो आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, मेटालिक। डेटिव एक बॉन्ड होता है जो अभी नहीं पढ़ना, आपने जिंदगी में आगे कभी रहेंगे। और इन चारों के अलावा बाकी कोई भी बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी कहलाता है, और आपके सिलेबस में सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं, इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में आ रहा है। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, आपके सिलेबस में ये नाम यूज होते हैं। यानी आप यूं समझ लो, इन 4 के अलावा कोई भी बॉन्ड आएगा वो सेकेंडरी होगा। मसलन सेकेंडरी बॉन्ड में जो सबसे फेमस बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो सेकेंडरी बॉन्ड है उसका नाम आपने सुन रखा होगा, जिसे हम कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। ये नाम आपके सिलेबस में यूज होता है, वेंडर वॉल फोर्सेस। सुना है कभी ना? वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। इसी तरह इंटर, ये तो सुना होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और भी बहुत सारे हैं, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, इंडक्टिव फोर्सेस। लेकिन बस आपको बस इतना ही हजम हो जाए तो सेकेंडरी आप यूं समझ लीजिए कि मेरे भाई इन 4 के अलावा बाकी तमाम बॉन्ड्स कैसे हैं? सेकेंडरी हैं। आपके सिलेबस में द ओनली टर्म जो आप सुनेंगे सेकेंडरी में वो ये दो हैं, एक वेंडरवॉल फोर्स है और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जी, किसकी? वेंडरवॉल की। VANDERWAAL, दीवार वाला वॉल नहीं है ये, WAAL वॉल है, वेंडर वॉल फोर्सेस। सही है। तो चैप्टर का लेआउट खुल के सामने आ गया। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड पढ़ना है। इस चैप्टर में ये दोनों नहीं है, आगे आएंगे। अभी जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर्स वाला, उसमें ये वाला फोर्स आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर के 3 टॉपिक हैं, 1 2 और 3। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो, अब आ जाता है मेरा बच्चा, कैन वी सेपरेट प्राइमरी बॉन्ड्स? क्या मतलब सेपरेट? हाँ, किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो भाई। चलो मेरा बच्चा, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले सवाल आ जाता है कि बड़ा एक बेसिक सा सवाल है कि एटम एटम को क्या तकलीफ है, क्या खारिश है, क्या परेशानी है, क्या चुल है कि वो दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहा है? सवाल ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का एक हिस्सा आपको जवाब मालूम है, दूसरा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा कि एटम में सवाल आ जाता है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। भाई अकेले खुश क्यों नहीं है? ये शख्स अकेला क्यों नहीं खुश रह सकता? इसको जरूरी है कि दूसरी और मतलब दूसरे बंदे से जलील होना है। तो व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, सवाल बहुत कॉमन आता है 1 नंबर 2 नंबर के अंदर कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो मेरे बच्चे इसका जवाब समझ लीजिए थे, आपको पता ही होगा, मैं रिवाइज कर देता हूं, आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा कि यही है, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। मेरे बच्चे, हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि एटम्स आर अनस्टेबल। एटम्स क्या होते हैं? सिवाय ग्रुप 0 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 0 के एलिमेंट्स हैं, जिसको आप ग्रुप 8 कहते हैं, ग्रुप 8, जो ग्रुप 8 या ग्रुप 0 के एलिमेंट्स हैं, सिवाय इनके तमाम एटम्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और हम ऐसा कह देते हैं डायरेक्टली कि भाई वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, किस लिए बॉन्ड बनाते हैं? भाई कहते हैं एटम्स आर अनस्टेबल, तो दे फॉर्म बॉन्ड्स टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जुमला तो सबने रट्टा लगाया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं,
अगर मैं पूछूं कि वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, तो अब मुझे टूटे फूटे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो टूटे फूटे जवाब होंगे कि भाई उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाला ये कुछ मंजन आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ी बात को मैं यहाँ एलैबोरेट कर देता हूं, तो मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा उस नॉर्मल टॉपिक में भी दूसरों से ज्यादा जानता हो। तो इसलिए कोई हानिकारक नहीं है, दिमाग फटेगा नहीं आपका, आप सुन लीजिएगा। हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पहले मैं सवाल लिख लूं, जवाब लिख लूं, फिर मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन में लेके जाता हूं आपको। वाई डू, बोलो बेटा, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो इसका एक सीधा सीधा जवाब तो वही है जो आप लिखते हो। हम क्या लिखेंगे? एटम्स एक्सेप्ट, एटम्स एक्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, कितने बजे बुलाया उसको? ठीक है, डन है मेरी तरफ से। ठीक। नहीं ना, कहा मेरी क्लास में, पता नहीं, मेरे तो असिस्टेंट ही अजीब है, मेरी क्लास से बाहर बैठा रहता है, और मैं खुद उसको आवाज मार रहा हूँ, क्लास में ही नहीं आ रहा हूँ। वो मेरे ख्याल है किसी और से बात करनी होती है उसको, है ना? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ओके, ओके। एटम्स एक्सेप्ट जीरो ग्रुप आर अनस्टेबल, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू गेट, बेटा मेरे साथ साथ याद हो रहा है बच्चों, दे फॉर्म्स बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी इज यूजुअली अचीव्ड। बेटा आपने रेडॉक्स के पासिबल्स किए जाकर जन्नत? द स्टेबिलिटी इज यूजुअली अचीव्ड when atoms complete their, बेटा बातों की आवाज मुसलसल मुझे आ रही है, मैं किसी को टारगेट करे बगैर चाह रहा हूं कि तुम लोग समझ जाओ। कंप्लीट देयर वैलेंस सेल either by octet or डुप्लेट रूल। अब पूरी बात समझिएगा, पहले लिख लें और साथ साथ समझते भी जाएं। सर ने क्या लिखवाया? सर ने पहला सवाल पूछा, जी नोबेल गैसेस भी इसी को कहते हैं खदीजा। सर ने पहला सवाल पूछा कि एटम्स केमिकल डुप्लेट डुप्लेट। सर ने पहला सवाल पूछा कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं? भाई एटम बॉन्ड बना रहा है क्यों, पागल है क्या साले? तो हमने क्या कहा, एटम्स एटम्स अनस्टेबल होते हैं सिवाय ग्रुप जीरो के, जिसको नोबेल ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप 8 भी कहते हैं, और उन तमाम एटम्स के अलावा सारे एटम्स अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ। और वो आम तौर पर कैसे स्टेबल होते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि जनाब जब उनका वैलेंस सेल या उनका लास्ट सेल, उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए जिसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं, या तो उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको कहते हैं कि डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कहते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल तो अपनी जगह ही है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन, अब मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब देखता हूं मुझे कौन देता है। मेरा सवाल इससे आगे का है, मेरा सवाल ये है मेरे बच्चों से कि बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो स्टेबल हो जाएंगे, शेल कंप्लीट हो जाएगा? अगर बच्चा जवाब देता है शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि थर्ड शेल में 8 की कैपेसिटी नहीं होती। कितनी की कैपेसिटी होती है? 18 की। तो शेल तो कंप्लीट नहीं हो रहा, ये बकवास तो छोड़ दो। सवाल मेरा थोड़ा सा आगे का है। जो बच्चे केमिस्ट्री को लेके थोड़े फैसिनेटेड हैं उनको मजा आएगा, जो फैसिनेटेड नहीं है बोलेंगे यार सर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़े। लेकिन बहरहाल मैं तो ढीठ आदमी हूं, बता के ही जाऊंगा आगे। क्या कहा हमने? ये सवाल का जवाब सबको पता है कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बोलो, अनस्टेबल हो, सबको पता है। और वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ये आपने सुन रखा है। और कैसे स्टेबल होते हैं ये भी सुन रखा है कि जब उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये होता है, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे दिमाग में सुन के ये सवाल आया कि सर ये 8 इलेक्ट्रॉन से ऐसा क्या होगा कि वो स्टेबल हो जाएंगे? 8, ये क्या, 7 से क्यों नहीं हो रहे, 6 से क्यों नहीं हो रहे, 10 से क्यों नहीं हो रहे, 8 से क्या हो रहे हैं? तो बेटा ये मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आगे जाकर ये आपको बड़ा याद भी आएगी ये बात। क्योंकि अगर मैं 8 वाला मंजन आपको भेज जाऊं ना, आप मुझे ए लेवल में पहुंचने के बाद कहोगे यार ओ लेवल वाले ने गलत पढ़ाया था। तो मैं अपने बारे में ये नहीं सुन सकता, तो पूरी बात सुनिएगा मेरे बच्चे।
अल्लाह ताला ने, सुनिएगा जरा एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने तीन तरह के माँ बाप और औलाद बनाए। माँ बाप और औलाद वाला रिलेशन समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। आप कुछ घरों में जाते हैं जहां पर अम्मा अब्बा और बच्चों के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन रिलेशनशिप होता है, जिसमें कोई कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होता, जिसमें बच्चे अम्मा अब्बा की इज्जत भी कर रहे होते हैं और अम्मा अब्बा बच्चों से मोहब्बत भी कर रहे होते हैं और डिसिप्लिन भी हो रहा होता है। ये होता है एक खुशहाल जिंदगी, बैलेंस रिलेशनशिप, है ना। दूसरा एक और केस होता है जहां पर ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अम्मा अब्बा है कौन, क्योंकि जो औलाद है वो उनसे ऐसे बात कर रही है कि एक आम स्ट्रेंजर को पता ही नहीं चल रहा कि बाप कौन है असल में से। कि बेटा बाप से ऐसे बात कर रहा है, बा तुम्हें नहीं पता, तो अब वहां तो यही समझ में नहीं आ रहा कि बाप कौन है असल में। तो ये रिलेशनशिप स्टेबल तो नहीं है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे भाई एक रिलेशनशिप में अम्मा अब्बा की कोई वैल्यू ही नहीं है, अब बेटे ही बेटे हैं और बच्चे ही बच्चियां अपनी चला रहे हैं। तीसरा एक और रिलेशनशिप है जहां अम्मा अब्बा क्या कर रहे होते हैं जनाब वाली, इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि समझ नहीं आता औलाद है कि गुलाम है, कि जनाब वाली बस उड़ जाओ, बीवी को तलाक दे दो। ऐसी बातें होती है ना, हमारी सोसाइटी की बातें हैं कि नहीं तुमने उसको होता है सबके घरों में, अभी कोई यूं यूं करके नहीं गएगा। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वहां पर भी अनस्टेबिलिटी है कि अम्मा अब्बा का डर और रोब ऐसा है कि जनाब कम्युनिकेशन गैप इतना है, दुनिया जहां से बातें शेयर कर रहे हैं अपनी अम्मा से शेयर नहीं कर रहे, अपने अब्बा से शेयर नहीं कर रहे। इसके ऊपर पूरी कहानी पहले भी सुना चुका हूं। तो खुलासा ये कि इन तीनों केसेस में कौन सा रिलेशनशिप स्टेबल है, पहला वाला, कि जहां पर बैलेंस है, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का बैलेंस है। अल्लाह ताला ने एटम भी तीन तरह के बनाए, मेरी बात गौर सुनना। अल्लाह ताला ने एटम कितनी तरह के बनाए, तीन तरह के। ये बताने वाला मैं पहला शख्स हूं तुम्हें। एटम अल्लाह ताला ने तीन तरह के बनाए। पहला वो एटम है जिसका न्यूक्लियस अल्लाह ताला ने बहुत पावरफुल बनाया है, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे खींच के रखता है जैसे अम्मा अब्बा औलाद को दबा के रखते हैं बास केसेस में। यानी एक वो एटम है जिसका न्यूक्लियर पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत से ज्यादा टेंशन से खींचता है अपनी तरफ। ये स्टेबल नहीं है। दूसरा केस वो है जहां न्यूक्लियस इतना वीक है, उसकी अट्रैक्शन इतनी वीक है, उसकी पावर, उसकी ग्रिप इतनी वीक है कि इलेक्ट्रॉन उसके काबू से निकल रहे हैं। कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है, न्यूक्लियस ने होल्ड करना है ना, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। तो दूसरे केस में वी हैव गॉट सम न्यूक्लियाई जिनकी न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स उनसे संभाले नहीं जा रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ग्रिप से भागने की कोशिश कर रहे होते, बात समझ जाती है। और तीसरा वो केस है जहां न्यूक्लियस के पास बहुत ही बैलेंस अट्रैक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में रखती है, ना इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और ना कम, इतना कम भी नहीं होता कि वो निकल जाए, इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आगे घुस जाए। बात आ रही समझ में कि एटम्स तीन तरह के हैं। वन, फर्स्ट टाइप with a powerful nucleus, second type with a weak nucleus, and third type with a stable nucleus. तो अब जो एटम स्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं वो स्टेबल, यानी जो एटम जिनमें बैलेंस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और ना ही बिल्कुल छोड़ दिया है, ये एटम्स हैं स्टेबल, क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन बैलेंस है। लेकिन जो न्यूक्लियाई ज्यादा पावरफुल हैं और इलेक्ट्रॉन्स अंडर टेंशन होते हैं बेटा, दे वांट कि इनकी पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, तो दे वांट टू गेन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट कि वो बाहर से और इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, गेन कर लें, ताकि उनकी पावर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर। मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं? ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल है जिसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो न्यूक्लियाई, लॉजिकली सोचो आपको, कि वो न्यूक्लियाई जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उनकी उस पावर के लिहाज से कम है, दोस काइंड ऑफ एटम्स वांट के बाहर से और इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं, ताकि वो पावर क्या करूं मैं, और डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। समझ आ रही है बात? और जो न्यूक्लियाई कमजोर हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन संभाला नहीं जा रहा, तो वो क्या कहते हैं, यार हमारी पावर कम है, हमारी औकात कम है, इतने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं सकते, तो दे वांट टू गेट रिड ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, लूज कर दें, ताकि जो बचे हुए उनको सही से होल्ड कर सके। बात समझ आ रही है? दैट इज हाउ वी गेन स्टेबिलिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, कि वी वांट अ गुड स्टेबल अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमें एक स्टेबल अट्रैक्शन चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बात समझ आ रही है? जिनमें पहले से है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, जिनमें न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, दे टेंड टू, बोलो,
दे जो पावर दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि पावर बहुत ज्यादा है तो वो क्या करें, मजीद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या करें, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तीसरा वैरायटी वो है जिसके पास बहुत ही पावर कम है, तो वो क्या क्या चाह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज करें, ताकि जो बची कुची पावर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो मेरे बच्चे, आम तौर पर ये देखा गया, मेरी पूरी बात समझना, आम तौर पर ये देखा गया कि जब किसी एटम की सराउंडिंग में जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो बैलेंस भी आ जाता है। आम तौर, मेरे अल्फाज सुनना, आम तौर पर यह देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स में जब किसी एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री आती है तो फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। जब मैं बोल रहा हूं आम तौर पर, इसका मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये तो आप ओ लेवल में पढ़ रहे हो कि ऑलवेज ट्रू, आप आगे जाते ही ऐसे एग्जांपल पढ़ोगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट की कोई धज्जी, सब धज्जियां उड़ जाती हैं। कोई 8 इलेक्ट्रॉन, कहीं 12 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 10 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 14 इलेक्ट्रॉन है, कभी 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि असल मकसद इलेक्ट्रॉन पूरे करना नहीं है। आप ओ लेवल में पहली दफा पढ़ रहे हो इसलिए आप उसका वो मॉडल पढ़ रहे हो। ये ज्यादा एग्जांपल्स में नजर आता है कि जनाब जब कोई एटम, बोलो, अपनी सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है ज्योमेट्री में आउटर शेल की, तो वो बैलेंस भी अचीव हो जाता है। लेकिन क्या हमेशा 8 से होगा? नहीं नहीं नहीं, बेतहाशा एग्जांपल है, आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं हो रही कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि असल मकसद इलेक्ट्रॉन पूरे करना नहीं है, असल मकसद तो स्टेबिलिटी हासिल करना है। वो 6 इलेक्ट्रॉन पे आ जाए तो 6, 8 पे आए तो 8, 10 पे आए तो 10, 12 पे आए तो 12। इसलिए ऐसी, मैं इसलिए ये वर्जन बता गया मैं, ताकि कल को जिंदगी में आगे आगे अगले साल ही अगर तुम कभी पढ़ोगे और ये मॉडल आएगा कि कहीं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां बोलोगे यार 8-8 पढ़ा रहे थे हमें, तो 8-8 नहीं बेटा, मकसद क्या है, स्टेबिलिटी है। इसलिए आप मेरे स्टेटमेंट पे आपने गौर किया, मैंने क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी इज यूजुअली अचीव, आपने देखा क्या लिखा मैंने, द स्टेबिलिटी इज यूजुअली अचीव व्हेन एटम्स कंप्लीट देयर वैलेंस शेल ईदर बाय ऑक्टेट और डुप्लेट। आम तौर पर बहुत सारी एग्जांपल्स में जब 8 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आ जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। इज दिस क्लियर? वापस आ जाए, कुछ नया सीखा आपने क्या, कि द गेम ऑफ स्टेबिलिटी इज एक्चुअली द न्यूक्लियर अट्रैक्शन with the electron that should be stable, that should be with the balanced force। तो मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हालो, why atoms make bonds? Because they are unstable. Either they belong to the category where the nucleus is too powerful, or they belong to the category where the nucleus is not powerful enough. So that is why they are dependent. They tend to lose or gain electron to balance their attractions. Is this clear? तो इसीलिए इसका जवाब हमने आपके सिलेबस के हिसाब से क्या लिखा मेरा बच्चा, कि एटम्स एक्सेप्ट जीरो ग्रुप आर, बोलो बेटा, अनस्टेबल, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। फिर द स्टेबिलिटी इज यूजुअली अचीव व्हेन एटम्स कंप्लीट देयर वैलेंस शेल ईदर बाय ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। तो मेरा बच्चा, तुम ओ लेवल्स में जान गए कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना एक तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। असल मकसद है स्टेबिलिटी हासिल करना। वो 8 इलेक्ट्रॉन पे हो तो 8, 2 पे हो तो 2, 6 पे हो तो 6, 12 पे हो तो 12। इज दिस क्लियर? लेकिन ज्यादातर एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि जो 8 की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, उस पर वो बैलेंस आम तौर पे आ जाता है, इसलिए हम ओ लेवल्स में 8-8 का रट्टा लगाते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब ये जो मैंने सारी बात तुम्हें बताई, दिस वाज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट फॉर योर पेपर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस आंसर। इस आंसर में लिखा हुआ एक एक वर्ड क्लियर है? Atoms are unstable, they form bonds to gain stability, and usually the stability is achieved when octet or duplet is completed। Is this clear? चलो मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने आपको पूरी बात कम्युनिकेट कर दी। अब मेरा बच्चा, इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड की हेडिंग बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको करने से पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है? याद कीजिएगा बेटा, पीछे गर्ल्स जो बैठे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको करना आती है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं शेल्स के अंदर, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 8 प्लस 10, टोटल कितने जाते हैं? 18 जाते हैं। पहले 8 जाते हैं और 10 बाद में जाते हैं। और इसी तरह सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं। ठीक है जी, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर लेता हूं मैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर लेता हूं, उम्मीद है कि याद आ जाएगा आपको। कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर लेता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर करा चुका हूं, तो आई एज्यूम कि मेरे बच्चों को आता है
अगर मैं आपसे कहूं 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8। कितने हो गए? 10। अब एम शेल में कितने जाएंगे? 3। जिसको आप 2 8 3 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2,8,3। आप जरूरी नहीं k इज इक्वल टू 2 या l इज इक्वल टू लिखे, इट इज ऑब्वियस, इट इज अंडरस्टूड कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन k में गए, फिर l में गया, फिर इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चे लेट्स सपोज 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, बेटा कैसे फिल करोगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ जी। बेटा 2 फर्स्ट सेल में, 8 एंड देन 7। मैं आपसे कहूं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, कैसे फिल करोगे भाई? 2 और 4। सबको समझ में आ रहा है? 2,4 ऑनलाइन वालों। अच्छा मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। हाउ डू आई फिल 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? सिंपली 2,1, 2,1। कोई मसला तो नहीं? अच्छा, इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मुझे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जी, हाउ डू आई फिल 18 इलेक्ट्रॉन्स? बेटा बोलो 2,8,8। मैं आपसे कहूं 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, अब कैसे होगा? 2,8,8,1। यस। 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, कैसे करेंगे? बोलो भाई 2,8,8,2। ठीक है, आपके सिलेबस में मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन 20 तक ही है। आपके सिलेबस में मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन 20 तक ही है। इज दिस क्लियर? ये सबको याद आ जाता है क्योंकि बेटा इसके बगैर बॉन्डिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। ओके, अब एक और बात भी जानने आगे बढ़ने से पहले सीख लो बेटा। ये देखो पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। बेटा तवज्जो रखना, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो इस एटम में कितने शेल्स आ रहे हैं? 3। इस एटम में कितने शेल्स आ रहे हैं? 3। इस एटम में कितने शेल्स आ रहे हैं? 2। इस एटम में कितने आ रहे हैं? 2। इसमें कितने आ रहे हैं? 3। इसमें कितने आ रहे हैं? 4। इसमें कितने आ रहे हैं? 4। इज दिस क्लियर? और लास्ट शेल कौन सा है? जाहिर है अगर आप अंधे नहीं है तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका लास्ट शेल ये वाला है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3। इसके लास्ट शेल में, 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 इसके शेल में। इज दिस क्लियर? बेटा लास्ट शेल क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पीरियोडिक टेबल में हमें उसका ग्रुप पता चल जाता है इससे। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हमें एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता चल जाता है। क्या मतलब? पीरियोडिक टेबल में ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 3 में। ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 7 में। ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 4 में। ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? दोबारा सुनना ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या कहा मैंने? बॉन्डिंग आपके लिए और आसान हो जाए इसके लिए याद रखना है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उससे क्या पता चल जाता है? ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप में है। हाँ भाई, ये वाला कौन से ग्रुप में होगा? ग्रुप 8। ये वाला कौन सा ग्रुप में होगा? ग्रुप 1। और ये वाला कौन से ग्रुप में होगा? ग्रुप 2। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 2,7, तो भाई इसमें शेल कितने हैं? शेल्स 2 हैं। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और ग्रुप कौन सा है इसका? ग्रुप इसका 7 है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ आती है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो, गुड हो गया। शुरू करते हैं। बेटा आयोनिक बॉन्ड क्या है ये तो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, पहले एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल करा रहा हूं उसको पैटर्न को समझना। अगर वो पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया तो सारे तुम्हारे सिलेबस से बाहर की भी एग्जांपल आ जाए तब भी तुम कर लोगे। अच्छा, ऐसा होता है कि तुम्हारे सिलेबस से मिलती जुलती एग्जांपल आ जाती है लेकिन जो तुमने वैसे प्रैक्टिस नहीं की होती। मैं क्लास में तो भी बहुत सारी एग्जांपल्स करा दूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बाहर आएगी, लेकिन पैटर्न क्या है, जब एग्जांपल आएगी तो पैटर्न क्या करना है। मेरे बच्चे पहली एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, NaCl। मैंने अभी तुम्हें यह नहीं बताया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि मैं तुम्हें लॉजिकली बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, जब भी कोई एग्जांपल आएगा आप सबसे पहले करोगे ये कि उसके जो एलिमेंट्स है ना उनको अलग अलग कर लोगे। हमेशा यही करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? उनको अलग। NaCl में से Na अलग कर लिया, Cl अलग कर लिया। यही वर्किंग है, थ्योरी में ऐसे ही करना है ऑनलाइन वालों। तो मेरे बच्चे अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद इनके एटॉमिक नंबर्स लिख लोगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से इनके क्या लिख लोगे बेटा? एटॉमिक नंबर्स लिख लोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हाँ भाई, अब जरा इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जल्दी से। 11 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी गाइस?
28,1 और 17 की क्या होगी बेटा 287। इस यहां तक कोई मसला भाई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि इसके पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां तक क्लियर है? ओके नाउ वी नो, अभी हमने क्या कहा, ज्यादातर एग्जांपल्स में एटम्स कब स्टेबल होते हैं? जब उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो इसका मतलब हम अब ओ लेवल्स की एग्जांपल पे आ जाते हैं कि ओ लेवल्स की जो एग्जांपल है वो 8-8 वाले प्रिंसिपल पर बनी हुई है। तो अल्टीमेटली हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब देखें, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 और चाहिए। जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको बस एक और चाहिए। तो किसके लिए ये काम आसान है? क्लोरीन के लिए आसान है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, या सोडियम के लिए आसान है 7? जाहिर है क्लोरीन के लिए आसान है, क्लोरीन के पास बस एक की कमी है। तो सोडियम बेचारा मायूस होकर कहता है यार 1 इलेक्ट्रॉन का भी क्या फायदा है, चलो मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी किसको दे देता हूं, क्लोरीन को। जो जैसी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका ये वाला शेल खत्म, क्योंकि शेल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ये वाला शेल खत्म हो गया और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8,7 से क्या हो गई बेटा? देखो ये लॉजिकली भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से यहां, मैं डायग्राम में दिखा भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। यहां सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, किसको मेरा बच्चा, क्लोरीन को। अब मेरा बच्चा जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो जरा गौर तो कीजिए, अब सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है, सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मालूम हुआ, यहां भी मालूम हुआ कि देने वाले को कभी अल्लाह महरूम नहीं करता। मैं हमेशा अपनी सराउंडिंग में कहता हूं और तुम्हें भी कहूंगा, अगर जिंदगी में अमीर बनना है ना दुनियावी तौर, तो देना सीखें। जितना खर्च करेंगे उतना, कभी खर्च करने वाला भूखा नहीं मरा, और खर्च करने कभी कंजूस अमीर नहीं हुआ, और खर्च करने वाला गरीब नहीं हुआ। खर्च किया करें अपनी कैपेसिटी में, उससे आपकी, वैसे भी कहते हैं सदका बलाओं को टालता है, और मौत के अलावा हर चीज को सिखा देता है। अपने एग्जाम के लिए भी नियत से अल्लाह ताला से भी सौदे करें ना, कि थोड़ा सदका कर रही हूँ जितनी भी हो कैपेसिटी, और सदका भी जेन्युइन लोगों को करें, किसी को खुशी खुशी से, अम्मा को साथ कुछ नेकी कर लें, वो भी सदका ही है, करें, दुआएं लें ताकि अच्छा सा काम हो जाए। तो बेटा ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ये भी महरूम नहीं हुआ। क्या इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यस और नो? और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, अब क्या उसके बैलेंस शेल में भी लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस और नो? दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं कि बॉन्डिंग जो है ना, कोई जेडीसी का वेलफेयर प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें एक एटम का है बेटा तुम ले लो, मैं गुजारा कर लूंगा, मैं अल्लाह के बाद, नहीं नहीं भाई, दोनों का मफाद है। वो कहेगा मेरा मफाद पूरा हो, कहेगा मेरे, दोनों का मफाद पूरा होगा तो बॉन्डिंग होगी। इज दिस क्लियर? तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, दे दिया, क्लोरीन ने उसे ले लिया, सोडियम की भी कहानी पूरी हो गई, क्लोरीन की भी कहानी पूरी हो गई। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो जब सोडियम ने नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया तो सोडियम पर कौन सा चार्ज हैवी हो गया, पॉजिटिव। सोडियम ने एक नेगेटिव लूज किया है तो उस पर कौन सा चार्ज हैवी हो गया, पॉजिटिव। और क्लोरीन ने एक नेगेटिव गेन किया है तो उस पर कौन सा चार्ज हैवी हो गया, नेगेटिव। इज दिस क्लियर? बेटा बात समझ आती है या नहीं आती है? अरे बोलो शहजादे, आ गई समझ में? अब मेरे बच्चे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स और नॉट? अब अब सोडियम एटम नहीं रहा, क्या बन गया, सोडियम आयन। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हैं, एटम 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 कब तक कहलाता है बेटा, जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसी एटम पे कोई चार्ज आ जाए वो क्या कहलाता है, आइन कहलाता है। मेरे बच्चों ये बन गया पॉजिटिव आइन, ये बन गया नेगेटिव आइन, दीज आर ऑपोजिट आइन। ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते? नाउ जब ये आइंस बनते हैं, पॉजिटिव आइन बनता है, नेगेटिव आइन बनता है, नाउ दीज आइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड ionic bond. Now these oppositely charged ions are attracted towards each other with a force called ionic bond. What is ionic bond? The force of attraction between oppositely charged ions. The force of attraction between oppositely charged ions. The force of attraction between oppositely charged ions. Please definition लिखिएगा। समझ आई बात या नहीं आई? The force of attraction between oppositely charged ions is called ionic bond। और बेटा ये बॉन्ड कब बना,
जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। असल डेफिनेशन तो यही है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या? द केमिकल बॉन्ड, बेटा साथ साथ याद करना, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। वो केमिकल बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड बेटा आने को कुछ भी आ सकता है। वो केमिकल बॉन्ड जो कब बनता है? जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का क्या हो बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर, यानी एक लूज करे और एक गेन कर ले। वो केमिकल बॉन्ड जो बनता है एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर से, यानी एक ने लूज किया और लूज करके स्टेबल हुआ, एक ने गेन किया, गेन करके स्टेबल हुआ, इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहा करते हैं। इज दिस क्लियर? फिर से मेरे बच्चे, क्या कहा हमने? ऑपोजिट जो एटम्स थे दे हैव कन्वर्टेड इनटू आयन। तो अब ये जो आयन्स हैं इनके दरमियान चार्ज बन गया ना, और चार्ज के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? फिजिक्स क्या सिखाती है आपको? फिजिक्स सिखाती है क्या चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स पढ़ा है ना कूलम्स लॉ में, कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप डेफिनेशन को और फाइन ट्यून करना चाहें तो इसको यहां पर वर्ड ऐड कर सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, electrostatic force of attraction between oppositely charged ions is called ionic bond, or it is the chemical bond which is formed when complete transfer of electron takes place between two atoms. इज दिस क्लियर? नाउ बेटा एग्जाम्पल्स ड्रॉ करना आपको आनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बात है। मैं दो चार एग्जाम्पल फटाफट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल ड्रॉ करना 4 मार्क में आता है। 4 मार्क में ये 4 मार्क जिसने नहीं लिए इतने बेसिक से चीज में, तो बेटा गलत किया। अब जैसे हमने पहली एग्जाम्पल ली, जरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एग्जाम्पल नाइज कर ले। 2 या 3 एग्जाम्पल अभी करा के फिर आपको अल्लाह हाफिज करूंगा आज के लिए। अगली क्लास में बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक ठाक कंटेंट कवर होगा अगले साल, अगली क्लास में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या कहा हमने? अबे अगली क्लास कभी तो आएगी ना। क्या यार लॉलीपॉप चूसने वाले बच्चों की बात करते हो तुम। ओके बेटा देखो आपने क्या किया, Na और Cl, यहां से क्या बन गया? Na पॉजिटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन। एग्जाम में कहता है डायग्राम बनाओ। अब आयोनिक कंपाउंड्स की डायग्राम बनाते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगा, 2 एग्जांपल में समझाऊंगा, और फिर आपसे कुछ एग्जांपल करवा भी लेंगे अगली क्लास में। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सोडियम और ये वाली डायग्राम बना के दिखानी होती है आपको, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने सबसे पहले सोडियम बनाया, ये उसका न्यूक्लियस आ गया। और सोडियम में कितने शेल्स हैं बेटा, जल्दी बता दो, कितने शेल्स हैं सोडियम आइन में? 2 शेल्स हैं। सोडियम आइन में कितने शेल्स हैं? 2 हैं। तो आपने सोडियम आइन में कितने शेल्स दिखा दिए बेटा? 2 शेल्स दिखा दिए। समझना बेटा, सोडियम आइन देख के करना है सब। सोडियम आइन में 2 शेल्स दिखा दिए। अब मेरा बच्चा तवज्जो देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। इलेक्ट्रॉन्स को यूजुअली शो किया जाता है डॉट और क्रॉस के सिंबल से। तो आप की बना लेना थ्योरी में कि आप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम के लिए लेट से डॉट का सिंबल यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन के लिए क्रॉस का सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। बेटा लास्ट शेल कोवेलेंट बॉन्डिंग में बनाना था बेटा, प्लीज मुझे मत सिखाना बेटा मेरा बच्चा, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में बनाना होता है लास्ट शेल। पूरा आयोनिक में कंप्लीट डायग्राम बनानी होती है, समझिएगा बेटा। आप देख के ड्रॉ कर रहे हो, मैं कौन सी वाली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं? आइंस की डायग्राम। तो कैसे ड्रॉ करना है बेटा, 4 नंबर कहां लूज करने और कहां लूज नहीं करने वो समझो। आपने सोडियम बनाया, अब सोडियम में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आपने 2 डॉट दिखा दिए। और फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने डॉट से ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन वालों बच्चों क्लियर है? बेटा ये दिखाने के बाद आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, जिसमें आपने भूलना नहीं है, कि आपने भूले तो काम खराब होगा। बेटा आइन को शो करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? आइन को शो करते हुए बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं, आपने नहीं करनी है। और वो क्या, कि आइंस को ब्रैकेट में शो किया जाता है कुछ ऐसे, और जो भी चार्ज होता है आइन पर, जो भी चार्ज होता है मेरे बच्चे आइन पर,
वो ब्रैकेट के बाहर ऐसे डिस्प्ले किया जाता है। बहुत सारे बच्चों का मार्क इसलिए कट जाता है कि वो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं कर कर आते। सोडियम आयन कैसे ड्रॉ हुआ, इज दिस क्लियर? आपने देख के ड्रॉ किया, दो शेल्स ड्रॉ किए बेटा, दो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, आपने ड्रॉ कर दिए। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, आपने ड्रॉ कर दिए। ब्रैकेट बनाए स्क्वायर, बाहर चार्ज लगा दिया। अब बारी आ गई किसकी, क्लोरीन की। अब क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, बोलिए। क्लोरीन का न्यूक्लियस बनाएंगे। क्लोरीन में कितने शेल बनाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 3। और अब एक और भंड होता है, एक तो बच्चे माशाल्लाह एग्जाम देने जाते हैं कंपास लेके नहीं जाते, हाथ से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन बनाते हैं कि अल्लाह की पनाह। अच्छा, दूसरा एक और बात बताओ कॉमन सेंस से, कि जब मैं क्लोरीन में बेटा 3 शेल बनाऊंगा तो मेरा साइज जो है वो सोडियम से बड़ा होगा या कम होगा? दैट इज ऑब्वियस कि साइज सोडियम से, बोलो बेटा, बड़ा होगा। माशाल्लाह बच्चा इतनी नींद में होता है कि वो गधेड़ा 3 शेल वाला छोटा बना के आ जाता है और 2 शेल वाला बड़ा बना के आ जाता है। बेटा डायग्राम वहीं क्रॉस हो जाएगी। अगर आपका बेसिक साइज का रेशो ही गलत होगा तो मेरे बच्चे डायग्राम गलत हो जाएगी। जब सोडियम में 3, क्लोरीन में 3 शेल बना रहे हो तो साइज जाहिर है कि ज्यादा होगा। यस और नो? क्लियर है बात मेरे बच्चे? अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, तो ये क्रॉस का सिंबल यूज कर रहे हैं हम। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और आठवां इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, रिमेंबर, आठवां इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, सोडियम से आया था। तो द 8th इलेक्ट्रॉन इज शोन विद द सिंबल ऑफ सोडियम। 8th इलेक्ट्रॉन अगर आपने सारे क्रॉस में दिखा दिए तो भंड मार दिया। आपको 8th इलेक्ट्रॉन किससे शो करना है, सोडियम का डॉट सिंबल यूज करना है। और क्योंकि ये भी आइन है बेटा, कैसे शो करोगे जल्दी बता दो, ब्रैकेट में शो करोगे, ब्रैकेट के बाहर चार्ज लगाओगे। तो मेरा बच्चा ये लो ब्रैकेट बना देते हैं और ब्रैकेट के बाहर चार्ज लगा लेते हैं। क्या चार्ज लगाओगे, नेगेटिव। बेटा ये डायग्राम बनाओगे 4/4 मिलेगा। अल्लाह के भरोसे कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारा नंबर काटेगा। लेकिन इस डायग्राम में तुम की ना लिखो, तुम डॉट क्रॉस सही ना बनाओ, तुम शेल्स पूरे ना बनाओ, तुम ब्रैकेट लगा के चार्ज ना लगाओ, किसी भी डायग्राम में अगर मिस्टेक कर, जब आपको एक चीज पता है कि आने वाली है तो भाई क्यों गलत करोगे। इज दिस क्लियर? नहीं, बिफोर आफ्टर नहीं होती, इतना ख्वारी नहीं करनी होती एग्जाम में, आपको आयोनिक डायग्राम बनानी होती। इज दिस क्लियर जी? अच्छा, मेरा बच्चा, तुम्हें स्कूल की भी आधी बात याद है ना, अगर मैं सोडियम का आखिरी शेल बनाने जाता अल्लाह के बंदे, तो वो तो ये वाला शेल था, वो तो खत्म हो गया, अब क्या करूं भाई? अभी मैंने कहा कि आयोनिक बॉन्डिंग में पूरी डायग्राम बनानी होती है, नहीं वो कोवेलेंट में होता है लास्ट शेल। यार अल्लाह के बंदे, तुम लोग आधी आधी बातों को मर्ज तो ना करो। एक एग्जांपल और कराऊंगा अभी, बस बस कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ूंगा, ऐसी टेंशन नहीं। अगली एग्जांपल देखिएगा बेटा, CaO कैसे वर्किंग करना सिखाई थी सर ने। कैल्शियम लिखेंगे और बोलो बेटा, ऑक्सीजन लिखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी जल्दी, 2,8,2। और यहां क्या है, 2,6। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, जल्दी बोलते जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों चाहते हैं कि उनके कितने कितने हो जाए, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कोई सूरत हाल है या नहीं है, बोलते जाओ। है क्या सूरत हाल है, कि एक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे लूज, दूसरे 2 क्या कर ले, गेन कर ले। तो इसका मतलब बेटा ये डायग्राम समझ में आई सबको? बस अब टाइम ऊपर हो गया, इंशाल्लाह ताला मैं अगली क्लास में मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, 4 6 एग्जांपल और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट शेल एम्प्टी नहीं है बेटा, वो न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल एम्प्टी नहीं है, न्यूक्लियस है। बायो 5 मिनट में स्टार्ट होगी।